गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसे कि आप लोग को बताए थे कि जो हम आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास आरंभ करेंगे और उसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैंने तो अपना प्रॉमिस निभाया, आशा करते हैं आप लोग भी निभाएंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए परिश्रम करके हम दे रहे हैं, तो इसका सदुपयोग उपयोग कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन के जीवन और कार्यों का परिचय दे। क्या है? नेपोलियन के जीवन एवं कार्यों का परिचय दे। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। क्या था? नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, उनका जन्म 1769 में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसका जन्म 1769 में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। उन्होंने सैनिक शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद एक साधारण सैनिक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। वह क्या किया? सैनिक शिक्षा प्राप्त किया और एक जो है साधारण सैनिक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। वे अपनी योग्यता और परिश्रम के बल पर फ्रांस का प्रथम कौंसिल बन गए। मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या किया? अपने जो है परिश्रम और योग्यता के बल पर जो है फ्रांस का प्रथम कौंसिल बन गए। उसके बाद 1804 में वे फ्रांस के सम्राट बने। मेरे प्यारे बच्चों, वो कब फ्रांस के सम्राट बने? 1804 में वे फ्रांस के सम्राट बने। उनके द्वारा किया गया कार्य इस प्रकार है। चलिए हम देखते हैं इसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया कार्य क्या है उसके बारे में देखते हैं। चलिए आगे है मेरे प्यारे बच्चों आपका, देखिए नेपोलियन के द्वारा किया गया कार्य पहला जो है प्रशासनिक सुधार। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? प्रशासनिक सुधार। उन्होंने प्रांतों एवं जिलों का पुनर्गठन किया, अधिकारियों पर कारा नियंत्रण किया। ये आपका पहला वर्क हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा क्या है? आर्थिक सुधार। क्या है? आर्थिक सुधार। कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए कदम उठाए गए। वे क्या किया? कृषि के लिए और उद्योग के लिए भी क्या किया? कदम उठाया। इसके बाद उन्होंने फ्रांस में बैंक की स्थापना की। क्या किया? वह फ्रांस में जो है बैंक की भी स्थापना की। डन है। चलिए नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार। वह देखिए शिक्षा में भी सुधार करने के लिए जो बहुत चीज किया, उन्होंने फ्रांस में विद्यालयों की स्थापना की। वह क्या किया? फ्रांस में विद्यालयों की स्थापना की, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह क्या किया? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? वो जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। देखिए फोर्थ नंबर है नेपोलियन कोड। देखिए नेपोलियन कोड क्या है? देखिए उन्होंने न्याय के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। कौन? नेपोलियन। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है न्याय के क्षेत्र में क्या किया? बहुत बड़ा काम किया। ठीक है। प्रचलित कानूनों का संग्रह करवाया, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता था। देखिए प्रचलित मतलब तभी जो कानून जो चल रहा था उसको सभी को एक जगह इकट्ठा करके संग्रहित करवाया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। क्या चीज? नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। डन है यहां तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट देखिए इसी में क्या है? नागरिकों को धार्मिक और आर्थिक सुधार। देखिए क्या है? नागरिकों को धार्मिक और आर्थिक अधिकार दिए गए। वह क्या किया? नागरिक को धार्मिक मतलब पूजा पाठ करने का, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक जो है अधिकार दिया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। किसको? नागरिक को। मेरे प्यारे बच्चों, किसको? नागरिक को। डन है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सम्राट के रूप में नेपोलियन का अधिकतर समय युद्धों में बीता।
ये देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का जो है अधिकतर समय जो है किस चीज में बीता, युद्धों में बीता। किसमें? युद्ध में, लड़ाई में बीता। रूस पर आक्रमण उनकी भयंकर भूल थी। मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट का रूस पर आक्रमण क्या था? भयंकर भूल था। ठीक है, यही से उनका पतन शुरू हुआ। क्या हुआ? यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। वाटरलू में निर्णायक युद्ध हुआ। क्या हुआ? वाटरलू में कहां पे निर्णायक युद्ध हुआ? वाटरलू में निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें उनकी पराजय हुई। वाटरलू में निर्णायक युद्ध हुआ किसके साथ? नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। और जो है वह कैसा युद्ध हुआ? निर्णायक युद्ध हुआ उनकी जिसमें क्या हुआ? उनकी पराजय हुई। किसमें? वाटरलू में जो निर्णायक युद्ध हुआ उसमें उनका पराजय हुआ। उन्हें बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया। कहां पर भेजा गया मेरे प्यारे बच्चों? सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया, जहां 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। जहां पे देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कब मेरे प्यारे बच्चों? कब हो गया? 1821 में मृत्यु हो गया। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की जुलाई क्रांति के कारण तथा परिणाम को लिखें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? फ्रांस की जुलाई क्रांति के कारण तथा परिणाम को लिखें। तो आंसर क्या है? फ्रांस की जुलाई क्रांति 1830 में हुई, जो फ्रांस में दूसरी क्रांति थी। जुलाई क्रांति जो है मेरे प्यारे बच्चों फ्रांस की दूसरी क्रांति थी। इसके कारण इस प्रकार है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनके कारण क्या क्या है? पहला कारण है नेपोलियन के पतन के बाद लुई 18वां फ्रांस का सम्राट बना। वे अच्छा काम करना चाहते थे, किंतु प्रतिक्रियावादी शक्तियां अवरोध उत्पन्न करती थी। क्या करता था? प्रतिक्रियावादियां शक्तियां जो है अवरोध उत्पन्न करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 नंबर। इसी में लुई 18वां के बाद चार्ल्स 10वां सम्राट बना। वे पुरातन व्यवस्था को चलाना चाहते थे। देखिए चार्ल्स 10वां जो है वह किसको चलाना चाहते थे? पुरातन व्यवस्था को चलाना चाहते थे। किसको? पुरातन व्यवस्था को चलाना चाहते थे। ठीक है, उनको देखिए उनका कहना था कि इंग्लैंड के राजा की तरफ से शासन करने से तो अच्छा है मैं लकड़ी फाड़ना अधिक पसंद करूंगा। किसने कहा? चार्ल्स 10वां ने कहा। क्या बोला? इंग्लैंड के तरफ से शासन करने से अच्छा है हम क्या चीज को पसंद करते हैं? लकड़ी फाड़ना पसंद करते हैं। किसने कहा? चार्ल्स 10वां ने कहा। किसने कहा मेरे प्यारे बच्चों? चार्ल्स 10वां ने कहा। ठीक है, यहां तक। उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ क्रांति हुई। उनके दमनकारी नीतियों के खिलाफ क्या हुआ? क्रांति हुई। ठीक है, यहां तक डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। इसी में नेक्स्ट नंबर है आपका 3rd नंबर। क्या है 3rd नंबर? देखिए चार्ल्स के प्रधानमंत्री, क्या चीज? चार्ल्स के प्रधानमंत्री पॉलीगनेट ने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। देखिए चार्ल्स का जो है प्रधानमंत्री जो था पॉलीगनेट, उन्होंने क्या किया? प्रेस मतलब क्या होता है? प्रेस अखबार, न्यूज का जो है प्रेस अखबार का जो है क्या किया? स्वतंत्रता समाप्त कर दिया। मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, कौन? चार्ल्स के प्रधानमंत्री। ठीक है, समाप्त कर दी। देखिए 75% नागरिक को समान अधिकार से वंचित कर दिया गया। कितने प्रतिशत? 75% जो है नागरिक को जो है समान अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, जिससे क्रांति भड़की। जिससे क्या हुआ? क्रांति भड़कने लगा। ठीक है, क्रांति का नेतृत्व लाफाये ने किया, जिसका व्यापक परिणाम निकला जो इस प्रकार है। देखिए पहला इसका देखिए परिणाम जो निकला वह जो है क्या क्या है? देखिए चार्ल्स गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गए। चार्ल्स जो है गद्दी छोड़कर कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, अब देखिए लुई
फिलिप फ्रांस का सम्राट बना। देखिए चार्ल्स के गद्दी छोड़ के भागने पर कौन फ्रांस का सम्राट बना? लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट बना। डन है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या है? फ्रांस में पुरातन व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद क्या हुआ? फ्रांस में जो है पुरातन व्यवस्था समाप्त हो गई, क्योंकि चार्ल्स 10वां जो है पुरातन व्यवस्था को चलाना चाहते थे और जो है वह क्या किया? गद्दी छोड़ करके भाग गया। इसके बाद जो है फ्रांस का इसके बाद तो फ्रांस का सम्राट कौन बन गया? लुई फिलिप बन गया। इसके बाद जो है इसीलिए वहां का जो है पुरातन व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 4 नंबर, रूस, जर्मनी और इटली में क्रांति का प्रयास विफल हो गया। देखिए ये जो चाहते थे, यानी कि क्रांति जो कर रहे थे, वह क्या हो गया? प्रयास जो था वह विफल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। किसका? ये आपका किनका क्वेश्चन आंसर हो गया जी? नेपोलियन के जीवन और कार्यों का परिचय हो गया। डन है सारे के सारे। चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद के प्रभाव को लिखिए। देखिए क्या बोल रहा है? राष्ट्रवाद के प्रभाव को लिखिए। यहां इससे ऊपर मेरे प्यारे बच्चों आपने यहां पे 2 क्वेश्चन देखा। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड वन। देखिए थर्ड नंबर क्या है? राष्ट्रवाद के प्रभाव को लिखिए। क्या है? राष्ट्रवाद के प्रभाव को लिखिए। थर्ड नंबर क्या है? राष्ट्रवाद के प्रभाव को लिखिए। चलिए, राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा, जो इस प्रकार है। पहला देखिए, पहला क्या है प्रभाव? नए राष्ट्रों का उदय हुआ। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? नए राष्ट्रों का उदय हुआ। जो दबे हुए थे राष्ट्र, या फिर नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, अर्थात नए राष्ट्र का उदय हुआ। क्या बोल रहा है? राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर दबे हुए राष्ट्रों में भी क्रांति हुई, फलस्वरूप नए राष्ट्रों का उदय हुआ। पहला ये था राष्ट्रवाद का प्रभाव। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एशिया अफ्रीका के उपनिवेश पर प्रभाव। देखिए 2 नंबर, सेकंड नंबर क्या है? एशिया अफ्रीका के उपनिवेश पर प्रभाव। चलिए, एशिया और अफ्रीका के कई देशों में आंदोलन हुए, जिससे उन्हें साम्राज्यवादी देशों से मुक्ति मिली। क्या हुआ? एशिया और अफ्रीका के कई देशों में आंदोलन हुई, जिससे उन्हें साम्राज्यवादी देशों से मुक्ति मिली। डन है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसी में, थर्ड नंबर, भारत पर प्रभाव। देखिए राष्ट्रवाद का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? देखिए राष्ट्रवादी भावना के विकास से ही 1857 के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन होते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता मिली। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? भारत को स्वतंत्रता मिली। यह राष्ट्रवाद का भारत पे प्रभाव जो पड़ा वो हुआ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 4th नंबर इसी में, धार्मिक नेताओं पर प्रभाव। देखिए राष्ट्रवाद का धार्मिक नेताओं पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखिए। जो लोग धार्मिक कार्य करते थे, वे राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर देश के लिए काम करने लगे। जो राष्ट्र के लिए, देखिए जो मेरे प्यारे बच्चों जो धार्मिक काम करते थे, वह जो है राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के वह क्या करने लगा? राष्ट्र के लिए काम करने लगा। यहां तक डन है। अब देखिए नेक्स्ट 5th नंबर इसी में क्या है? निरंकुश शासकों का अंत। इससे देखिए राष्ट्रवाद की भावना से क्या हो गया? निरंकुश शासकों का अंत हो गया। जैसे हमारे इंडिया में, भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ। ठीक है, देखिए निरंकुश शासकों का अंत। देखिए राष्ट्रवाद के कारण जनता में जागृति फैली, जिससे निरंकुश शासकों के खिलाफ आंदोलन हुआ और उनका अंत हुआ। क्या हुआ? देखिए निरंकुश शासक जो थे हमारे देश में, हमारे इंडिया में भी, उसका भी क्या हो गया? राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के
क्या किया, उसको भी हटा दिया, उखाड़ फेंका मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी में क्या है, संकीर्ण राष्ट्रवाद। देखिए 6 नंबर है इसी में, संकीर्ण राष्ट्रवाद। संकीर्ण राष्ट्रवाद क्या होता है, देखिए राष्ट्रवाद की भावना के अधिक बढ़ जाने से शक्तिशाली राष्ट्र अनुचित कार्य करने लगे। क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना के अधिक बढ़ जाने से शक्तिशाली राष्ट्र अनुचित कार्य करने लगे, जो उचित नहीं था वो भी कार्य करने लगा, जिसे संकीर्ण राष्ट्रवाद कहा गया। जिसे क्या चीज, संकीर्ण राष्ट्रवाद कहा गया। मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा गया, संकीर्ण राष्ट्रवाद कहा गया। चलिए नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए संकीर्ण राष्ट्रवाद के फलस्वरूप साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला और यह प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण सिद्ध हुआ। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है संकीर्ण राष्ट्रवाद जो है प्रथम विश्व युद्ध का भी एक कारण बना। चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं क्या है, साम्यवाद, इसको देखते हैं। चलिए इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, महत्वपूर्ण टर्म जो है वह क्या है, समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। कौन था, कार्ल मार्क्स था। कौन, समाजवाद के प्रवर्तक। ठीक है, डन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसी सेकंड नंबर, औद्योगिकी क्रांति ने दो विचारधाराओं को जन्म दिया। देखिए औद्योगिकी क्रांति जो है दो विचारधारा को जन्म दिया। पहला है आपका मेरे प्यारे बच्चों पूंजीवाद, दूसरा है समाजवाद। पहला क्या है, पूंजीवाद, और दूसरा क्या है, समाजवाद। डन है। देखिए क्या पूछा जाता है, औद्योगिकी क्रांति ने कितने विचारधारा को जन्म दिया। मेरे प्यारे बच्चों दो विचारधारा को जन्म दिया, पूंजीवाद और दूसरा क्या है, समाजवाद। डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए थर्ड नंबर जो पॉइंट है, इंग्लैंड में समाजवाद के संस्थापक रॉबर्ट ओवन थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में समाजवाद के संस्थापक रॉबर्ट ओवन थे। उन्होंने स्वप्नदर्शी समाजवाद की स्थापना की। कौन सब, देखिए स्वप्नदर्शी समाजवाद की स्थापना किसने की, कौन, रॉबर्ट ओवेन ने। किसने मेरे प्यारे बच्चों, रॉबर्ट ओवेन ने की। डन है, यहां तक डन है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 नंबर पॉइंट क्या है जी, देखिए 4 नंबर पॉइंट है साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में एंजिल्स ने निकाला। देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र किसने निकाला मेरे प्यारे बच्चों, किसने निकाला, साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में। कब, 1848 में एंजिल्स ने निकाला। डन है ये भी नंबर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 5th नंबर है। 5th नंबर है चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ। डन है यहां तक, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, वो आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नहीं इंपोर्टेंट टर्म जो था वो खत्म हो गया आपका, और इस यहां से जो है आपका क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होता है। समाजवाद से क्या समझते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है समाजवाद से क्या समझते हैं। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले तथा पूंजी अर्थात संपत्तियां पर सबका समान अधिकार हो, उत्पादनों के सभी साधनों पर समाज का नियंत्रण हो तथा उसका लाभ श्रमिकों को मिले। ये मेरे प्यारे बच्चों समाजवाद का डेफिनेशन हुआ, परिभाषा हुआ। ठीक है, समाजवाद का परिभाषा क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें
समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले तथा पूंजी अर्थात संपत्तियां पर सबका समान अधिकार हो, उत्पादनों के सभी साधन पर समाज का नियंत्रण हो तथा उसका लाभ श्रमिकों को मिले। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादक का जो है, जो भी उत्पादित करेंगे उसका लाभ किसको मिलना चाहिए? श्रमिकों को मिलना चाहिए, जो उसको उगाया है, जो उसका प्रोडक्शन किया है। चलिए इसके बाद इसमें देखिए समाजवाद के सिद्धांत क्या क्या है। नेक्स्ट है आपका समाजवाद के सिद्धांत। मेरे प्यारे बच्चों क्या है? समाजवाद के सिद्धांत। देखिए समाजवाद के सिद्धांत क्या क्या है? सबको समान अवसर, पहला क्या है? सबको समान अवसर। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों समाज का हित सर्वोच्च, मतलब सबसे अधिक किसका हित होना चाहिए? समाज का हित होना चाहिए। थर्ड नंबर है पूंजीपति वर्ग की समाप्ति। पूंजीपति वर्ग की क्या होना चाहिए? समाप्ति होना चाहिए, ये है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है? निजी संपत्ति का अधिकार नहीं, मतलब निजी संपत्ति का क्या चीज? अधिकार नहीं हो। इसके बाद है फिफ्थ नंबर है मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय संपत्ति का उचित बंटवारा। मतलब राष्ट्रीय संपत्ति का उचित बंटवारा, ये आपका 5 ठो जो है समाजवाद के सिद्धांत आपका यहाँ पे है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से क्या करेंगे आप? नोट कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का परिचय दे। क्या बोल रहा है? कार्ल मार्क्स का परिचय दे। इसमें जो है इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे और अच्छी तरीके से लिखेंगे। जितना अच्छा राइटिंग लिखेंगे, जितना गुड आंसर लिखेंगे, अच्छा आंसर लिखेंगे, उतना अच्छा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मार्क्स मिलेंगे। इसलिए कहीं पर भी क्रॉस नहीं करेंगे आप लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 1818 में जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे? कब हुआ था जी? कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आरंभ में वे पत्रकार थे। देखिए कार्ल मार्क्स जो है आरंभ में क्या थे? पत्रकार थे मेरे प्यारे बच्चों। आरंभ में क्या था? पत्रकार थे। ठीक है, वे जर्मनी से इंग्लैंड चले गए। देखिए वो क्या किया? जर्मनी से इंग्लैंड चले गए। वहीं उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा प्रतिपादन किया। मेरे प्यारे बच्चों वही जर्मनी में जो है क्या किया? मार्क्सवादी जो है विचारधारा का प्रतिपादन किया। डन है यहां तक। नेक्स्ट देखिए, इसी में एंगेल्स के सहयोग से समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। किसके? एंगेल्स के सहयोग से क्या किया? समाजवादी, कौन सा? समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा दिया। क्या चीज? दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया मेरे प्यारे बच्चों? कार्ल मार्क्स ने दिया। ठीक है, लंदन में प्रथम इंटरनेशनल नामक मजदूर का संगठन बनाया। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? लंदन में वह क्या किया? प्रथम इंटरनेशनल नामक मजदूर का संगठन बनाया। उन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की भी रचना की। कार्ल मार्क्स जो है मेरे प्यारे बच्चों दास, क्या चीज? दास कैपिटल नामक पुस्तक की भी रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। डन है यहां तक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यह हो गया कार्ल मार्क्स का परिचय। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत। देखिए कार्ल मार्क्स का कुछ जो है नियम था, सिद्धांत था मेरे प्यारे बच्चों, उसका देख लीजिए। पहला है आपका कार्ल मार्क्स का प्रथम सिद्धांत जो है पूंजीवाद की आलोचना। क्या है? पूंजीवाद की आलोचना। मेरे प्यारे बच्चों क्या है? पूंजीवाद की आलोचना। दूसरा है वर्ग संघर्ष की कल्पना। क्या चाहिए? वर्ग संघर्ष की कल्पना। इसके बाद थर्ड नंबर है राज शोषण का माध्यम। थर्ड नंबर क्या है? राज शोषण का माध्यम। और
फोर्थ नंबर है वर्ग विहीन समाज की स्थापना। वह क्या चाहते थे? वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो। क्या हो? वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो। चलिए इस नेक्स्ट है उसका विचारधारा 5 नंबर क्या है? क्रांति पर बल। वह क्या किया? क्रांति पर भी अधिक बल देना पसंद करता था। इसके बाद 6 नंबर है विश्व एकता। वह क्या चाहता था? विश्व एकता हो। ठीक है। इसके बाद 7th नंबर ईस्वी में है प्रजातंत्र का विरोध। क्या चीज? प्रजातंत्र का विरोध, मतलब प्रजातंत्र नहीं हो उसका विरोध वो करते थे। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है। इसके बाद है धर्म शोषण का साधन। क्या चीज? धर्म शोषण का साधन। जैसे हम सभी लोग का धर्म है वही शोषित करने का क्या चीज चाहता था? साधन चाहता था। ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका हो गया कार्ल मार्क्स का परिचय तथा उनके सिद्धांत। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रूस की क्रांति। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक यदि आपका समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? रूस की क्रांति। इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको आप क्या करेंगे? अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। क्यों नोट करना मोस्ट इंपोर्टेंट है? इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। पहला क्या है? नवंबर 1917 में रूस में पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति हुई। मेरे प्यारे बच्चों देखिए नवंबर 1917 में रूस में पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति हुई। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रूस की क्रांति अक्टूबर 1917 में हुई, इसलिए इसे रूस की क्रांति को देखिए इसलिए इस रूस की क्रांति को क्या चीज कहने लगा? अक्टूबर क्रांति कहने लगे। क्या चीज मेरे प्यारे बच्चों? अक्टूबर क्रांति से यही आपका जाना जाता है। रूसी क्रांति जो है ये आपका अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब इसके बाद 3rd नंबर पॉइंट है रूस की क्या चीज? रूस की क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों रूस की क्रांति जो है किसके नेतृत्व में हुआ? बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुआ। क्या चीज? रूसी क्रांति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट आपका 4th नंबर रूस के शासक को जार कहा जाता था। मेरे प्यारे बच्चों रूस का जो शासक होता था उसको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता था? रूस का जो शासक था उसको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। क्रांति के समय वहां का अंतिम जार निकोलस दूसरा था। कौन था? क्रांति के समय जो है मेरे प्यारे बच्चों वहां का जार कौन था? जार निकोलस दूसरा था। डन है यहां तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रूसी क्रांति में। नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर है रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। मेरे प्यारे बच्चों रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। डन है यहां तक। डन है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका साम्यवाद शासक का प्रथम प्रयोग रूस में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों साम्यवाद शासक का प्रथम प्रयोग कहां हुआ? रूस में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों कहां हुआ? रूस में हुआ। नेक्स्ट 6 नंबर क्या पॉइंट था? साम्यवादी शासक का प्रथम प्रयोग कहां हुआ? रूस में हुआ। डन है। नेक्स्ट देखिए क्या है पॉइंट। नेक्स्ट आपका 7 नंबर पॉइंट है काम में देखिए काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार रूस सबसे पहले रूस में मिला। देखिए काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले रूस में मिला। कहां मिला मेरे प्यारे बच्चों? रूस में मिला। डन है यहां तक। चलिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट है आपका बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक होता है। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक होता है। ठीक है। डन है ये भी पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक होता है। देखिए बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक होता है, जबकि मेंशेविक का अर्थ क्या होता है? अल्पसंख्यक होता है। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा, और
क्या चीज, बहुसंख्यक मतलब क्या चीज, ज्यादा संख्या में, अल्पसंख्यक मतलब क्या चीज, अल्प संख्या में, थोड़ी संख्या में, कम संख्या में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहां तक डन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10 नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है जनता के, देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर पॉइंट क्या है, जनता के बीच जाओ रूस की क्रांति का नारा था। देखिए किसकी क्रांति का नारा था, रूस की क्रांति का नारा था। क्या था नारा, जनता के बीच जाओ रूस की क्रांति का नारा था। डन है। देखिए इसके बाद आपका 11 नंबर है, ट्रोट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। कौन सी पार्टी का नेता था, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। कौन था, ट्रोट्स्की, किस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है पॉइंट आपका, ट्रोट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। किसका गठन किया जी, ये जो है ट्रोट्स्की किसका गठन किया, लाल सेना का गठन किया। किसका मेरे प्यारे बच्चों, लाल सेना का गठन किसने किया, ट्रोट्स्की ने किया। डन है यहां तक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है आपका, 13 नंबर पॉइंट है 1904 से 1905 में रूस का जापान के साथ युद्ध हुआ। देखिए 1904 से लेकर के 1905 तक में जो है रूस का जापान के साथ युद्ध हुआ मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जापान विजय रहा। क्या कौन रहा विजय, देखिए किसका, रूस का जो क्रांति हुआ, देखिए जापान से जो हुआ, जिसमें क्या चीज, जापान विजयी रहा मेरे प्यारे बच्चों। क्या रहा, जापान विजयी रहा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में हुई थी। यहां तक आई होप डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वीवीआई जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, खूनी रविवार क्या है, ये आपको आना चाहिए और इसको क्या करेंगे, वीवीआई लगा लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। डन है। चलिए आंसर है, इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, रूस में जार के अत्याचार से लोग परेशान थे। मेरे प्यारे बच्चों रूस में जो है जार के अत्याचार से, क्या जार मतलब अभी जस्ट बताए हैं, शासक होता है, सम्राट होता है। रूस में जो है जार के अत्याचार से लोग परेशान थे। जनता का न तो कोई अधिकार था और न ही उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों वहां पे जनता का कोई भी अधिकार नहीं था और उसका जो मूलभूत आवश्यकता जो था, दिनचर्या जो था, डेली बाय डेली रिक्वायरमेंट जो था, उसका भी पूर्ति नहीं होता था। इसीलिए 9 जनवरी 1905 को, कब, 9 जनवरी 1905 को मजदूर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जुलूस में जार से मिलने जा रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों रूस का जो था सम्राट, उससे मिलने के लिए जा रहे थे। कब, 9 जनवरी 1905 में। आपको पूछेगा कि जो खूनी रविवार मतलब ये जो है घटना कब घटित हुआ, तो मतलब 9 जनवरी 1905 को ये घटना मेरे प्यारे बच्चों घटित हुआ। तो चलिए इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। अब देखिए इसी का आगे क्या है, देखिए जार ने क्या चीज, जार के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल के पास सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसा दी। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जो है क्या किया, जार से जो मिलने के लिए जा रहा था, जार के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित, कहां पे, जार के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित, जार के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल के पास सैनिक ने उन पर गोलियां बरसा दी। ठीक है, यानी कि इतना बहुत ज्यादा गोलियां बरसा दी उस पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हजारों मजदूर मारे गए। मेरे प्यारे बच्चों हजारों मजदूर मारे गए, हजारों घायल हुए। मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, हजारों मजदूर क्या चीज हुआ, घायल हुआ, हजारों मारे गए। ये घटना रविवार के दिन हुई, इसीलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है घटना कब हुआ, रविवार के दिन हुआ, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए खूनी रविवार की घटना का प्रभाव इस प्रकार है। देखिए खूनी रविवार की घटना का प्रभाव क्या है। देखिए पहला है आपका मेरे प्यारे बच्चों, पहला है इस घटना के विरोध में सेना के कुछ भागों में विद्रोह हो गया। क्या हुआ, देखिए खूनी रविवार के जो रविवार को जो घटना हुआ उसके कारण क्या हुआ, सेना के कुछ भागों में विद्रोह हो गया। ठीक है। और दूसरा देखिए इसका मजदूरों का संगठन बना, उसका 1917 में महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या हुआ, देखिए ये जो है आपका किसान लोग जो मिलने के लिए जा रहे थे और जो है आपका क्या किया, इस पे जो है गोली बरसा दिया। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, 9 जनवरी 1905 को गोली बरसा दिया, जो है जो कि रविवार का दिन था। और कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल के पास जो है मेरे प्यारे बच्चों। और इसीलिए जो है रविवार के दिन होने की वजह से इस घटना को जो है हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां तक यदि आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की आर्थिक नीति से क्या समझते हैं। क्या बोल रहा है, लेनिन के आर्थिक नीति से क्या समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसका आर्थिक नीति क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। क्या है, रूस में क्रांति के बाद साम्यवादी शासक, क्या चीज बोल रहा है, रूस में क्रांति के बाद साम्यवादी शासन की व्यवस्था हुई। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, साम्यवादी शासन की व्यवस्था हुई। कब, रूस में क्रांति के बाद, मतलब रूसी क्रांति के बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों साम्यवादी शासन की व्यवस्था हुई। इसके प्रधान कौन थे, लेनिन थे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रधान कौन थे, लेनिन थे। ठीक है। लेनिन ने एक घोषणा द्वारा बैंक, कारखानों, रेलवे तथा उत्पादन के अन्य साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, ये एक घोषणा के माध्यम से क्या किया, देखिए बैंक, कारखानों, रेलवे तथा उत्पादन के अन्य साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मजदूरों को कारखानों का मालिक बना दिया। क्या किया, मजदूर को कारखाना का मालिक बना दिया। ठीक है। इसके बाद जमीन पर से व्यक्तिगत अधिकार हटा दिया गया। व्यक्तिगत अधिकार जो था मेरे प्यारे बच्चों क्या किया, हटा दिया गया, जिसके फलस्वरूप उत्पादनों में काफी कमी आई। क्या हुआ, उत्पादन में क्या हुआ, कमी आई। तब लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति या एनईपी की घोषणा की। मेरे प्यारे बच्चों क्या किया, एनईपी की घोषणा की। इसके अनुसार सीमित अंश में व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अधिकार दी गई, जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई तथा आगे बढ़ा। ठीक है। क्या हुआ, इसके बाद जो है आगे बढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो गया क्या चीज, लेनिन की आर्थिक नीति हो गया। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें रूसी क्रांति में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रूस की क्रांति के कारण को लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रूस के क्रांति के कारण को लिखने के लिए आ जाता है आपका कारण इस प्रकार है, आप इस तरह से लिखेंगे आंसर। 1917 में, कब मेरे प्यारे बच्चों, 1917 में रूस में पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति हुई। इसके कारण इस प्रकार थे। पहला है जार की निरंकुशता। क्या है, पहला जार की निरंकुशता। दूसरा है रूस की राजनीतिक मर्यादा को आघात। क्या चीज, रूस की राजनीतिक मर्यादा को आघात। ठीक है। थर्ड नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर है कारखानों में मजदूरों की दयनीय स्थिति। क्या बोल रहा है, कारखानों में मजदूरों की दयनीय स्थिति। और इसके बाद फोर्थ नंबर है मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। क्या चीज है, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। ठीक है, डन है यहां तक। चलिए नेक्स्ट इसी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए
ये अभी क्या क्या देखे आप, रूस की क्रांति के कारण देखे, 4 कारण देख चुके हैं। ये 5वां कारण क्या है, मध्यम वर्ग में असंतोष। मध्यम वर्ग जो था, गरीब आदमी जो था, उसमें असंतोष का फैलना। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर है औद्योगिकीकरण की समस्या। क्या चीज, औद्योगिकीकरण की समस्या। इसके बाद 7 नंबर है रूसीकरण की नीति। क्या चीज, रूसीकरण की नीति। और इसके बाद आपका 8वां नंबर है प्रथम विश्व युद्ध में पराजय तत्काल कारण था। क्या चीज, प्रथम विश्व युद्ध में पराजय तत्काल कारण था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और 9वां है आपका 9वां पॉइंट, जार निकोलस द्वितीय और उसकी रानी की अयोग्यता। मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज, जार निकोलस द्वितीय और उसकी रानी की अयोग्यता, मतलब वो योग्य नहीं थे। ठीक है, शासन के योग्य नहीं थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 1905 की क्रांति, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये आपका रूस की क्रांति के कारण हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है 4 नंबर क्वेश्चन, रूस के नवनिर्माण में लेनिन का क्या योगदान था। क्या पूछा गया है, रूस के नवनिर्माण में लेनिन का क्या योगदान था। तो चलिए आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, रूस में बदलाव 1917 की क्रांति के बाद आया था। क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई, इसीलिए क्रांति के बाद जो रूस का नवनिर्माण हुआ था उसमें लेनिन का महत्वपूर्ण योगदान था। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, रूस में बदलाव 1917 की क्रांति के बाद आया था। क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई, इसीलिए क्रांति के बाद जो रूस का नवनिर्माण हुआ था उसमें लेनिन का महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए लेनिन को आधुनिक रूस का जनक कहा जाता है। आधुनिक रूस का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक रूस का जनक मेरे प्यारे बच्चों लेनिन को कहा जाता है। ठीक है, देखिए इनके द्वारा किए गए कार्य इस प्रकार है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लेनिन के जो है द्वारा किए गए कार्य क्या क्या है उसको अब देखेंगे। चलिए, पहला है लेनिन के द्वारा किया गया कार्य, रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर दिया गया। देखिए ये क्या किया, लेनिन क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में जो है क्या किया, रूस को प्रथम विश्व युद्ध से क्या किया, अलग कर दिया। अब देखिए दूसरा पॉइंट है आंतरिक शत्रुओं का दमन कर दिया। ये क्या किया, आंतरिक शत्रु जो था उसका भी दमन कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट है 3rd नंबर इसका, देखिए विदेशी शत्रुओं को पराजित कर दिया। ये क्या किया, विदेशी शत्रु को भी पराजित कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1918 में नवीन संविधान का निर्माण करवाया। क्या किया, 1918 में नवीन संविधान का निर्माण कराया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 5th नंबर, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। यह क्या किया, अर्थव्यवस्था को भी मेरे प्यारे बच्चों मजबूत किया। डन है। चलिए 6 नंबर है इसका किया गया कार्य, गांव गांव में बिजली लगवाया। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या किया, गांव गांव में बिजली भी लगवाया। नेक्स्ट है इसका कार्य, गांव गांव में बिजली लगवाया। डन है यहां तक। देखिए नेक्स्ट है आपका शिक्षा का, क्या चीज, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया। क्या किया, शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण किया। डन है। नेक्स्ट है आपका स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाया। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या किया, स्त्री का जो स्थिति था, दयनीय स्थिति था जो भी था, उसमें भी क्या किया, सुधार लाया। डन है। चलिए 9 नंबर क्या है, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी, मतलब पूजा पाठ करने का भी स्वतंत्रता दिया। क्या किया, पूजा पाठ भी करने का मतलब अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता भी दी। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, पराधीन देश की सहायता की। पराधीन मतलब जो दूसरे देश के अधीन जो था उसका भी क्या किया, सहायता किया। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका रहा क्या क्या, देखिए ये रहा रूस के नवनिर्माण में लेनिन का क्या चीज, योगदान। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आ गया तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में राष्ट्रवाद।
मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अपना प्यारा देश भारत के बारे में है, भारत में राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको आप अच्छी तरह से लिख लेंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला जो है वह क्या है उसके बारे में देखिए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 तक के चरण में, क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 तक के चरण में महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका थी। मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी का जो है निर्णायक भूमिका कब से कब तक था, 1919 से 1947 तक के चरण में जो है महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह काल गांधी युग कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है गांधी युग क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 तक के चरण में महात्मा गांधी की निर्णायक भूमिका थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह काल गांधी युग कहलाता है। डन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्या है पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर है 1857 की सैनिक क्रांति के बाद इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने सभी देशी राज्यों को अंग्रेजी सत्ता में ले लिया। यह क्या किया, 1857 की सैनिक क्रांति के बाद क्या किया, देश के जितने भी राज्य थे हमारे उनको क्या किया, अपने गिरफ्त में ले लिया। क्या कर लिया, अंग्रेजी सत्ता में ले लिया, मतलब अंग्रेजी शासन जो था उसमें उसके अनुसार उसको क्या कर लिया, अपने में ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर पॉइंट है आपका। देखिए थर्ड नंबर क्या है जी, थर्ड नंबर है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली एक गुट में था। क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली एक गुट में था जिसे ट्रिपल अलायंस कहा जाता था। जिसे क्या चीज कहा जाता था, ट्रिपल अलायंस कहा जाता था। यहां तक डन है मेरे प्यारे बच्चों, डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ नंबर, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस दूसरे गुट में था जिसे त्रिदेशीय संधि या फिर ट्रिपल एंता कहा जाता था। क्या चीज, जिसे त्रिदेशीय संधि या फिर मित्र संधि, ठीक है, या फिर ट्रिपल एंता कहा जाता था। डन है मेरे प्यारे बच्चों ये भी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ नंबर मेरे प्यारे बच्चों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना 1919 में पारित किया गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब प्रारंभ किया गया, 1919 में पारित किया गया मेरे प्यारे बच्चों। डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट, मोरले मिंटो सुधार योजना। क्या चीज, मोरले मिंटो सुधार योजना 1909 में पारित किया गया। कब किया गया, मोरले मिंटो सुधार योजना कब पारित किया गया, 1919 में पारित किया गया, जिसमें मुसलमानों को चुनाव में अधिकार प्रतिनिधित्व दिया गया। देखिए क्या बोल रहा है, मोरले मिंटो सुधार योजना 1909 में पारित किया गया जिसमें मुसलमानों को चुनाव में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, डन है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सा नंबर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेवेंथ नंबर। देखिए होम रूल आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट चलाया। देखिए होम रूल आंदोलन किसने चलाया, श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया। श्रीमती किसने, एनी बेसेंट ने चलाया। कौन सा, होम रूल आंदोलन। डन है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आठवां, रोलेक्ट नामक कानून 1919 में बनाया गया। कब, रोलेक्ट एक्ट कब बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, कानून 1919 में बनाया गया। ठीक है, जिसमें किसी भी भारतीय को संदेह
के आधार पर गिरफ्तार या बंदी किया जा सकता था। जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार या बंदी किया जा सकता था। डन है यहां तक। किसके अंतर्गत, संदेह के आधार पर रोलेक्ट एक्ट में जो है किसी भी भारतीय को क्या चीज, बंदी किया जा सकता था। यहां तक डन है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर जो कि आपका पंजाब में है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप इसको बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर जो कि पंजाब में है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डन है, यहां तक डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर पॉइंट। क्या है 10 नंबर पॉइंट, 10 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई सरकारी उपाधि वापस कर दी। क्या किया, इसको जो मिला था जो सरकारी उपाधि, उसको क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के वजह से मेरे प्यारे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है दिल दहलाने वाला हत्याकांड था। इसमें जो है अकारण ही जनरल डायर क्या किया, शांतिपूर्ण जो सभा चल रही थी उस पे गोली बरसा दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए ये मेरे प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है दिल दहलाने वाला घटना है, जिसके चलते क्या हुआ, बाद में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, उसी आग में जो जल के जो है अंग्रेज साम्राज्य जो है जल करके क्या हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 11 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया में गांधी जी ने कहा, पलासी में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, अमृतसर में उसे हिला दिया। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जो है गांधी जी का जो है प्रतिक्रिया कैसा हुआ, यह क्या बोला कि जो पलासी में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का नींव डाला, मतलब क्या चीज वहां पे स्थापित हुआ, और अमृतसर में जो है नींव को क्या किया, हिला दिया। क्या चीज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, हिला डाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर पॉइंट है, तुर्की ओटोमन साम्राज्य की राजधानी थी। मेरे प्यारे बच्चों तुर्की जो है ओटोमन साम्राज्य की राजधानी थी, उसका खलीफ, खलीफ को राजा कहा जाता था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसका खलीफ राजा संपूर्ण इस्लामी जगत का धर्म गुरु था। मेरे प्यारे बच्चों तुर्की ओटोमन का साम्राज्य की राजधानी थी, उसका राजा संपूर्ण इस्लामी जगत का धर्म गुरु था। उसके खिलाफ दिए गए कार्यवाही के कारण 1919 का 1919 में मोहम्मद तथा शौकत अली दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। मेरे प्यारे बच्चों खिलाफत आंदोलन किसने चलाया, मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों भाई मिलकर के जो है क्या किया, खिलाफत आंदोलन चलाया। डन है यहां तक, डन है तो आगे बढ़े, डन है। यदि किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाकर के पानी वगैरह सब पी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट देखते पॉइंट है आपका मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर। 13 नंबर है, ट्रिपल एंता मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के खिलाफ सेवर की संधि का ओटोमन साम्राज्य को विखंड कर दिया। देखो क्या बोल रहा है, ट्रिपल एंता ने तुर्की के खिलाफ सेवर की संधि कर, मतलब सेवर की संधि कर लिया और क्या किया, ओटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया। किसके संधि के कारण, सेवर की संधि के कारण क्या हो गया, ओटोमन साम्राज्य की क्या हो गया, ये विखंडित हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक डन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन सा, 14 नंबर। 14 नंबर क्या है पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, कब किया था मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी
असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी क्या किया था? असहयोग आंदोलन शुरू किया था। डन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 16 नंबर पॉइंट है, मुस्तफा कमाल पाशा। देखो, मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में 1924 में खलीफापन को समाप्त कर दिया। मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में कब? 1924 में खलीफापन को समाप्त कर दिया। उन्होंने आधुनिक तुर्की का निर्माण किया। किसने आधुनिक तुर्की का निर्माण किया मेरे प्यारे बच्चों? मुस्तफा कमाल पाशा। क्या चीज? मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया? तुर्की में 1924 में खलीफापन को समाप्त कर दिया। उन्होंने आधुनिक तुर्की का निर्माण भी किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 17 पॉइंट जो है आपका, अकाली आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अकाली आंदोलन कहां पे शुरू हुआ था? पंजाब में शुरू हुआ था। डन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 18 नंबर, कांग्रेस के अंदर एक गुट परिवर्तनवादी था। क्या बोल रहा है? कांग्रेस के अंदर एक गुट परिवर्तनवादी था। मेरे प्यारे बच्चों, कांग्रेस जो है इसके अंदर जो है, ये जो पार्टी जो है इसके अंदर जो है एक गुट, एक समूह जो था, एक ग्रुप जो था परिवर्तनवादी था। ठीक है, जिसके नेता देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू थे। कौन कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू थे। दूसरा गुट अपरिवर्तनवादी था। कैसा था दूसरा गुट? कैसा था मेरे प्यारे बच्चों? अपरिवर्तनवादी था, जो गांधी जी के नीतियों पर चलता था। इसके नेता राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका कौन था? अपरिवर्तनवादी गुट जो था, इसका नेता कौन था? कौन था मेरे प्यारे बच्चों? इसका नेता राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में गया बिहार में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहां हुआ? 1922 में गया बिहार में हुआ। ठीक है, गया जो कि आपका बिहार में पड़ता है, वहां हुआ। क्या चीज? राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? 1922 में गया बिहार में हुआ। डन है। चलिए, डन है मेरे प्यारे बच्चों? डन है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 20 नंबर पॉइंट है, गांधी जी 1924 से 1928 तक राजनीतिक से अलग रहे। मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी 1924 से 1928 तक राजनीतिक से अलग रहे। उन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया। क्या ये तो अलग तो रहे, अलग जब भी रहे तो सुधार, देखिए समाज सुधार के लिए काम किया मेरे प्यारे बच्चों। कौन? गांधी जी। चलिए यहां तक डन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इंग्लैंड सरकार 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इंग्लैंड सरकार 1927 में, कब? 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। मेरे प्यारे बच्चों, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में किया। कौन किया? इंग्लैंड सरकार ने किया। यह भी आपको पॉइंट 21 नंबर क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट 22 नंबर। 22 नंबर क्या है पॉइंट? ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन है। चलिए नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। क्या बोल रहा है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। डन है। उन्होंने कहा, ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध है।
किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देख लीजिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। डन है? किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, डन है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 24 नंबर पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है पॉइंट 24 नंबर? स्वतंत्र भारत में भी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मेरे प्यारे बच्चों, जब इंग्लैंड के अधीन था हमारे देश, तभी भी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जब हमारा देश क्या था? प्रतंत्र था। कब मेरे प्यारे बच्चों? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, कितना नंबर? 25 नंबर है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ, क्या बोल रहा है? 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा कर नामक कानून को तोड़ा। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 साथियों के साथ क्या किया? साबरमती से दांडी तक की यात्रा की। ठीक है, और इसके बाद क्या किया? लास्टली जो है नमक के कानून जो था उसको तोड़ा। ठीक है, डन है यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 26 नंबर। 26 नंबर 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने क्या चीज? 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक विवाद अधिनियम के विरुद्ध में केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका। कब बम फेंका मेरे प्यारे बच्चों? 23 मार्च 1931 को। कब मेरे प्यारे बच्चों? 23 मार्च 1931 को क्या किया? कौन कौन बम फेंका था? 1929 में जो है मेरे प्यारे बच्चों, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक विवाद अधिनियम के विरुद्ध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। मेरे प्यारे बच्चों, कब फांसी दे दी गई? 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। चलिए यहां तक किसको किसको फांसी दे दी गई? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। डन है। अब देखिए 27 नंबर पॉइंट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में की। कब की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। और कब की थी? 1928 में की थी। ये मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 28 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या चीज? दलित के लिए जो है, SC ST वगैरह सब के लिए क्या चीज? निर्वाचन के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज कर रहा था? दलित के लिए अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे। ठीक है, किंतु गांधी जी एकता के लिए इसके पक्ष में नहीं थे। 26 सितंबर, कब मेरे प्यारे बच्चों? 26 सितंबर 1932 को, 26 सितंबर 1932 को, कब? 26 सितंबर 1932 को गांधी जी तथा अंबेडकर जी ने समझौता किया, जिसे पुणे समझौता कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पुणे समझौता क्या है? यहाँ पे है जो कि आपका पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे? याद रखेंगे पुणे समझौता।
ठीक है, डन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 30 नंबर। 30 नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया। क्या चीज, देखिए ये गांधी जी हरिजन पत्रिका का क्या किया, संपादन किया। कौन किया, हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया। और लास्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका है, इसके बाद 31 नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आदिवासियों ने रंपा विद्रोह किया। किसने रंपा विद्रोह किया, आदिवासियों ने। डन है। नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई। डन है मेरे प्यारे बच्चों, यहां मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई। डन है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 33 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, राजा राम मोहन राय ने क्या चीज, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, डन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, स्थापना की। 1830 में राधाकांत ने धर्म सभा की स्थापना की। देखो मेरे प्यारे बच्चों 1830 में, कब, 1830 में राधाकांत ने धर्म सभा की स्थापना की। डन है यहां तक। चलिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की। कौन, हिंदू महासभा की स्थापना किसने की, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, यहां तक आपका डन है मेरे प्यारे बच्चों। यदि यहां तक कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करेंगे। और यहां पे आपका 34 नंबर पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। मेरे प्यारे बच्चों आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, 1875 में हुआ। कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 1875 में हुआ। क्या चीज का हुआ, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया, आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। किसने, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया मेरे प्यारे बच्चों, किसने दी, आपको बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर जो पॉइंट है वह है मेरे प्यारे बच्चों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में हुई। मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है आर्थिक मंदी कब हुआ था, 1929 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आपका जो है ये जो है पूरा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस जो है उसका सॉल्यूशन कर दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसमें जो है जैसे आप लोग को साइंस में ऑफलाइन करवाए थे उसी तरह से आपको जो है यहाँ पर जो है उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे, एक भी आपका क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यह हमारे वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सिर्फ 3 सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आपके लिए हम मेहनत के लिए करने के लिए तैयार हैं। जितने स्टूडेंट हैं सारे का एक काम है, सिर्फ मात्र, इससे ज्यादा नहीं, मात्र 3 सब्सक्राइबर करना है। 3 को क्या करना है, सब्सक्राइब करवा देना है। और ये जो है आपका वीडियो जो है इसका फायदा दूसरा आदमी उठा सके मेरे प्यारे बच्चों, हम यही चाहते हैं। तो चलिए आज का सफर यहीं तक रखते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।